हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम गेट जोन 19 के जो इवनिंग सेशन में क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ चैनल सेक्शन सब्जेक्टेड टू अ डाउनवर्ड vertical shear force at its centroid, which one of the following represent the correct distribution of shear stress in the flange and the web? तो हमें क्या बताना है कि shear stress distribution डायग्राम कैसा होगा फ्लैंज और वेब के केस में। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में भी इससे रिलेटेड हमने एक चीज समझी थी कि अगर हॉरिजॉन्टल मेंबर हमारे पास होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है या क्या चीजें चेंज आती हैं। तो इसको थोड़ा एक बार ब्रीफ में दोबारा से समझते हैं कि क्या डिफरेंस है हमारे पास फ्लैंज और वेब के डिस्ट्रीब्यूशन में। देखो फ्लैंज और वेब के डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं दोबारा से डायग्राम बनाऊंगा इस चैनल सेक्शन का, तो अगर ये चैनल सेक्शन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है तो ये मेरे पास क्या हो गए, दिस इज अवर वेब एंड दिस इज अवर फ्लैंज, दीज टू आर अवर फ्लैंज। तो यहाँ पे एक वर्टिकल लोड लग रहा है, ये लोड कुछ भी हो सकता है, डिफाइन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल शियर फोर्स से मतलब है इसके। तो लोड कैन बी पॉइंट लोड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड, उससे कोई फर्क फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के मेंबर हो गए, या शेयर फोर्स में कह सकता हूँ कि जो मेरी शेयर फोर्स लग रही होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में, इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमारे दो मेंबर्स होंगे, एक तो मेंबर जो हमारे पास है दैट मेंबर विल बी पैरेलल टू दी शेयर फोर्स। तो ये वाला मेंबर जो वेब हो गया हमारे पास, इट इज पैरेलल टू दी शेयर फोर्स। जो सेकंड एक और मेंबर मैं कह सकता हूँ कि दिस मेंबर वेब सॉरी फ्लेंज, दो फ्लेंज जो हमारे पास हैं, ये दोनों ही फ्लेंज क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर टू दी शेयर फोर्स है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है हमारे पास कि जब हमारे पास मेंबर पैरेलल टू दी शेयर फोर्स हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ पैरेलल टू दी शेयर फोर्स, जहां शेयर फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है शेयर स्ट्रेस का, दैट इज पैराबोलिक इन नेचर, दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। और साथ ही साथ अगर मेंबर इज परपेंडिकुलर टू दी शेयर फोर्स, अगर परपेंडिकुलर होगा तो जो डायग्राम होगा वो क्या होगा, लीनियर इन नेचर होता है। तो ये तो दो चीजें हमें याद रखनी है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे होता है। देखो इस केस में जब पैरेलल की बात करते हैं हम, या वर्टिकल मेंबर की बात जैसे मैंने लास्ट टाइम करी थी, तो वर्टिकल मेंबर के केस में हम सिंपली जो समझते हैं चीजों को, वो हम समझते हैं सी एस टेस्ट इक्वल टू वी ए वाई बार डिवाइड बाय आई इंटू बी के कंसेप्ट से समझते हैं। तो ये सारे टर्म हमें यहाँ पे पहले से ही पता है। तो यहाँ पे जो एरिया या जो टाउ आता है, टाउ का रिलेशन जो होता है डेप्थ के साथ, वो क्या होता है, पैराबोलिक इन नेचर होता है। अगर मैं डेप्थ वाई से डिनोट कर रहा हूँ तो वो क्या होता है, पैराबोलिक इन नेचर होता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, मतलब स्क्वायर का रिलेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनेगा। अगर मैं साइड बाय साइड यहाँ पे बना के देखता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम वेब के केस में क्या होगा, तो वेब के केस में डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ ऐसा नजर आएगा। अब हम बात करते हैं जो मेंबर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर टू दी शेयर फोर्स है। तो जो मेंबर परपेंडिकुलर टू शेयर फोर्स है, मैंने कहा उसमें लीनियर होता है। क्यों होता है, लास्ट टाइम भी हमने ये चीज देखी थी कि जब हॉरिजॉन्टल मेंबर की हम बात करते हैं, इस तरह से मैंने एक हॉरिजॉन्टल मेंबर बनाया, मैं केवल एक सिंगल फ्लैंज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस सिंगल फ्लैंज में जैसे अगर मुझे इस सेक्शन पे क्या निकालना है, शेयर फोर्स निकालना है, तो अगर इस डिस्टेंस को मैं x लेता था, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज अगर मैं t अज्यूम करता था, तो हम यहाँ पे कंसेप्ट जो पढ़ते थे, यहाँ पे हम चीज देखते थे, शेयर फ्लो की बात करते थे, दैट इज टाउ इंटू बी की बात करते थे। टाउ इंटू बी डिनोटेड बाई क्यू, शेयर फ्लो, तो वो कितना हो जाता है, वी ए इंटू वाई बार डिवाइड बाई आई। तो अब यहाँ पे जो ए होता है वो क्या हो जाता है, वी इंटू टी इंटू एक्स इंटू वाई बार डिवाइड बाई आई। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो जो शेयर फ्लो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, X के। इसका मतलब जैसे जैसे X इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे शेयर फ्लो इंक्रीज करता चला जाएगा। तो शेयर फ्लो अगर इंक्रीज करता जा रहा है, और यहाँ पे मुझे डिनोट करना है, तो जैसे मैंने कहा कि इस पॉइंट पे X की वैल्यू 0 है, इस डायरेक्शन में X बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे इस डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे वैसे वैसे मेरा जो शेयर फ्लो है या शेयर स्ट्रेस है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो अगर इन दोनों सेम क्या होगा, इसके लिए भी वही केस होगा, इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता जाएगा। तो अगर इसको मैं यहाँ पे देखूंगा तो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट। बी में ध्यान देना कि बी में इस साइड पे 0 दे दिया और इस साइड पे मैक्सिमम दे दिया है। बाकी दो ऑप्शन तो ऑल राइटली गलत हो जा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट शेयर फ्लो दिखा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट हमें, ये दो पॉइंट हमेशा ध्यान रखने हैं कि पैरेलल मेंबर के केस में क्या होता है और परपेंडिकुलर। देखो पैरेलल मेंबर के केस में तो हमने बहुत सारी डेरिवेशन करी रखी है, रेक्टेंगल के लिए हम ड्राइव करते हैं, ट्रायंगल के लिए हम ड्राइव करते हैं, सर्कल के लिए ड्राइव करते हैं। परपेंडिकुलर मेंबर का हम थोड़ा भूल जाते हैं कई बार, क्योंकि ज्यादा यूज होता नहीं है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है हमारे लास्ट क्वेश्चन के साथ।
साथ ही हमने उस केस में बात करी थी शेयर फ्लो की, यहाँ पे भी हम किसकी बात करेंगे, शेयर फ्लो की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, दिस इज टाउ, ये क्या है, टाउ है, ठीक है। तो अ क्लोज थिन वॉल्ड ट्यूब हैज थिकनेस टी, मीन इनक्लोज्ड एरिया विद इन द बाउंड्री ऑफ द सेंट्रल लाइन of the tube thickness is am, shear stress is tau, torsional moment of resistance is capital T of the section would be, तो we have to calculate the torsional moment resistance capacity। तो यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं, एक कंसेप्ट आता है हमारे पास फॉर, इसको हम ध्यान रखेंगे आगे, फॉर थिन वॉल्ड, हम बात कर रहे हैं थिन वॉल्ड क्लोज सेक्शन की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी समझते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि शेयर फ्लो विल बी इक्वल टू, दैट इज टी इंटू टाउ इंटू टी विल बी इक्वल टू, हम टॉर्जन जब अप्लाई करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ एम। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना है। ये पहले ध्यान रखना है किसके लिए एप्लीकेबल है, थिन वॉल्ड क्लोज सेक्शन। अब पहले यहाँ साथ ही साथ समझ लेते हैं कि व्हाट इज थिन वॉल्ड क्लोज सेक्शन। तो थिन क्लोज सेक्शन हमारे पास जो होते हैं, क्लोज सेक्शन हम कैसे कह सकते हैं, एक हॉलो हमारे पास क्या होगा, शाफ्ट होगी या हॉलो सर्कल इस तरह से हो गया, तो दिस इज अवर क्लोज सेक्शन। और क्या क्लोज सेक्शन होता है, एक स्क्वायर हो गया, उसे भी अगर मैं हॉलो कर देता हूँ, ये भी क्या हो गया हमारे पास, क्लोज सेक्शन हो गया, क्योंकि जहां से हम स्टार्ट करेंगे घूम के हम वहीं आ सकते हैं उस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन के। तो दिस इज अवर क्लोज सेक्शन। ऐसे ही बहुत सारे क्लोज सेक्शन होते हैं। अब इनकी वॉल की थिकनेस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो दिस इज अवर थिन वॉल क्रॉस सेक्शन। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर्मूले में टर्म क्या है, टाउ तो हमें पता ही है, शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू दी टॉर्जन, टी इज दी थिकनेस, यहाँ पे जो हम थिकनेस की अब हम बात करेंगे, इस सेक्शन की अगर मैं बात करूंगा, जैसे इस सेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो टी विल बी दी थिकनेस, T, capital T is the torsional movement applied, yeah, torsional movement resistance of this section. Last is AM. AM we can say is AM is mean area of the cross section. तो मीन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन हम कैसे निकालते हैं, इस सर्कल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होंगे, दो रेडियस हो गए, एक इनर रेडियस हो गया, एक आउटर रेडियस हो गया। साथ ही साथ इस सर्कल में क्या होगा, इनर और आउटर के साथ ही साथ हमारे पास हम क्या देख सकते हैं, इनर और आउटर के साथ हमारे पास हम एक मीन रेडियस की भी बात कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस तरह से मैंने क्या किया, थोड़ा डायग्राम गलत बन गया, तो ये क्या हो गया, मीन रेडियस हो गया, यहाँ पे टच हो गया, पर ऑल्दो ये कैसा होगा, इस तरह से ही होगा। तो मीन रेडियस की अगर मैं बात करूं तो ये इसमें क्या डिनोट कर सकता हूँ, दिस इज अवर आर एम, दिस इज अवर मीन रेडियस। तो अगर मैं मीन रेडियस से एरिया कैलकुलेट करूंगा तो दैट विल बी मीन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं क्या बात कर सकता हूँ, सर्कल सॉरी स्क्वायर के लिए भी बात करूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मीन एरिया यहाँ इस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ कि सेंट्रल लाइन के अलोंग। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि जब भी हमारे पास देखो क्वेश्चन में गिवन है क्लोज थिन वॉल्ड ट्यूब की बात की जा रही है, थिन वॉल्ड ट्यूब के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अभी जैसे हमने डिस्कस किया। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सेंटर लाइन के अलोंग हमें एरिया गिवन है एम, तो ये एम हमारा यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें टी कैलकुलेट करना है, तो टी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाउ इंटू टी इंटू एम। तो दिस विल बी अवर फाइनल फॉर्मूला, और वी कैन से टॉर्जनल मूवमेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन। तो यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे तो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर, या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, तो होपफुली सबको समझ में आएगा। ये ध्यान रखना है, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर थिन वॉल्ड क्लोज सेक्शन। अब क्लोज सेक्शन चाहे सर्कुलर हो चाहे स्क्वायर हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो होपफुली समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ये आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये भी गेट जोन 19 के इवनिंग सेशन में आया था। अ प्लेन फ्रेम शोन इन द फिगर हैज लीनियर इलास्टिक स्प्रिंग एट नोड एच, द स्प्रिंग कांस्टेंट आर kx and ky are given and k theta is given. So we have to calculate for externally applied moment of 30 kilonewton meter at node f, the rotation in degree observed in the rotational spring at node h is। तो यहाँ पे हमें क्या है, एक स्प्रिंग सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, एक स्प्रिंग सिस्टम गिवन है, बाकी ये इस तरह से फ्रेम इसके साथ अटैच्ड है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक यहाँ पे समझ लेते हैं, हमारे पास दो तरीके के स्प्रिंग होते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट स्प्रिंग इज अवर लीनियर स्प्रिंग, और सेकेंड स्प्रिंग हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है, दिस इज रोटेशनल स्प्रिंग। देखो और तरीके के स्प्रिंग जो होते हैं वो अलग होते हैं, यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि लीनियर और रोटेशनल स्प्रिंग हमारे पास क्या होते हैं। तो लीनियर स्प्रिंग जब हम बात करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे, तो हम लीनियर स्प्रिंग की बात करते हैं। तो लीनियर स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला होता है पी इंटू के इंटू डेल्टा। डेल्टा हमारे पास क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं वहां पे। के हमें पता है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग हो गया। सेम इसी की एनोलॉजी में हम देख सकते हैं कि हमारे पास रोटेशनल स्प्रिंग होता है, मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रोटेशनल स्प्रिंग इज इक्वल टू m इंटू के थीटा इंटू
थीटा। तो जैसे हमने देखा कि के थीटा विल बी रोटेशनल स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, थीटा विल बी दी रोटेशन अप्लाइड या रोटेशन एक्सपीरियंस बाय द स्प्रिंग। तो हमारा रोटेशन कितना एक्सपीरियंस किया स्प्रिंग ने, वो हमारे पास थीटा हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला हमें सिंपली इस क्वेश्चन के लिए पता होने चाहिए। इसके बाद सिंपल क्वेश्चन दिखने में थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है पर है सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हिंज के लेफ्ट और हिंज के राइट पे। तो अगर मैं हिंज के लेफ्ट साइड पे देखूंगा तो इस तरह से क्या है, एक रोलर दे रखा है और यह हमारा हिंज लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल लोड मूवमेंट अप्लाई कर रखा है 30 किलोन्यूटन मीटर का। तो सिमिलरली अगर मैं इसके राइट साइड पे भी ड्रॉ कर दूंगा तो इस तरह से हमारे पास एक यहाँ पे दे रखा है एक रोटेशनल स्प्रिंग लगा हुआ है, दो हमारे पास क्या लगे हुए हैं, लीनियर स्प्रिंग लगे हुए हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस रोटेशनल स्प्रिंग पे या ये जो हमारे पास एच जॉइंट है इस पे कितना रोटेशन आ गया होगा। तो इस जॉइंट पे जो रोटेशन रजिस्ट कर रहा है इट इज रजिस्टर्ड बाय अवर रोटेशनल स्प्रिंग। तो हमें पता है, हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है। के थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁵ किलो न्यूटन मीटर पर रेडियन। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मूवमेंट एट दिस स्प्रिंग। तो इस स्प्रिंग पे मूवमेंट कितना आया, तो यहाँ पे हम जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया यहाँ पे हम देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक वर्टिकल फोर्स होगा या वर्टिकल रिएक्शन होगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, रोलर सपोर्ट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ एक आर रिएक्शन आएगा और एक इस तरह से आएगा। तो ये दोनों तो अपने आप को कैंसिल आउट कर लेंगे और ये इसके बैलेंस में क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर आर रिएक्शन आएगा। तो ये डिस्टेंस हमें पहले से गिवन है, 3 मीटर की डिस्टेंस गिवन है। तो इफ वी आर एबल टू कैलकुलेट आर देन वी कैन कैलकुलेट द मूवमेंट एट द स्प्रिंग। तो कितना स्प्रिंग पे मूवमेंट किया है, एज जॉइंट पे कितना मूवमेंट किया। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे मूवमेंट ले लेते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं तो इस सेक्शन पे अगर मैं केवल देखता हूँ, इस सेक्शन पे अगर मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये डिस्टेंस हमें 3 मीटर का गिवन है। तो r इंटू 3 विल बी इक्वल टू 30। तो दैट इज r इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। मेरे पास क्या आ गया, आर की रिजल्ट आ गया। तो आर की वैल्यू आने के साथ ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला आर भी हमें पता पड़ गया, दिस आर विल ऑल्सो बी इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मूवमेंट मेरे पास कितना हो जाएगा, मूवमेंट एट दी एज जॉइंट। तो मूवमेंट एट दी एज जॉइंट विल बी इक्वल टू आर इंटू 3 हो गया। तो और मूवमेंट एट दी एज जॉइंट कितना हो जाएगा, जो उसकी स्प्रिंग की रोटेशनल कैपेसिटी है, तो वो कितना हो जाएगा, के थीटा इंटू थीटा विल बी इक्वल टू आर इंटू 3। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में अगर मैं देखता हूँ तो इस इक्वेशन में मुझे के थीटा की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में हमें आर की वैल्यू गिवन है, अभी सॉरी हमने कैलकुलेट कर लिया आर की वैल्यू। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट। तो अगर यहाँ से मैं पुट करूंगा डायरेक्टली तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 0.006 रेडियंस मेरे पास आंसर हो जाएगा, सॉरी 0.006 डिग्री मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि इन डिग्रीज हमें रिजल्ट बताना है, एट एच पे कितना रोटेशन हो रहा है और 3 डेसिमल तक बताना है। तो 0.006 विल बी दी 0.006 डिग्री विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था। इसमें केवल यही चीज इंपॉर्टेंट थी कि दो स्प्रिंग कैसे काम करती हैं, या दो तरीके की स्प्रिंग जो हमारे पास रोटेशनल और लीनियर स्प्रिंग क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। So this is our fourth and last question for today's lecture. ये भी गेट इज ऑन 19 के इवनिंग सेशन में आया था। For a plane stress problem, the state of stress at a point P is represented by shear stress element as shown in the figure. By how much angle theta in degree the stress element should be rotated in order to get the plane of maximum shear stress. तो ये हमारे पास एक एलिमेंट दे रखा है, इस एलिमेंट को हमें बताना है कि मैं कितना रोटेट करूं ताकि जो मेरे पास प्लेन आ जाए वो कौन सा प्लेन आ जाए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन आ जाए। ऑल्दो स्टार्टिंग से ही सोम के लेक्चर में मैंने बोला है कि मोहर सर्कल का कंसेप्ट क्या होता है, काफी ज्यादा जरूरी होता है और जनरली हम यूज करते हैं उसी को, या मैं उसको प्रेफर करता हूँ। पर इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मोहर सर्कल का कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मोहर सर्कल का कंसेप्ट क्यों नहीं यूज करेंगे, लेंथी पड़ता है थोड़ा सा वो। अदरवाइज हमारे पास इसके लिए क्या है, डायरेक्ट रिलेशन गिवन होता है। अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 10 to थीटा will be equal to sigma x minus sigma y divided by tau xy। ये 2 times of tau xy होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन एक गिवन होता है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या है, रिजल्ट्स निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, देखो सिग्मा, यहाँ पे डायग्राम में मैं देखूंगा तो सिग्मा x विल बी इक्वल टू 80 MPa। सिग्मा y की अगर मैं देखता हूँ कंप्रेसिव नजर आए तो -20 MPa।
सिमिलरली टाउ एक्स वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी रिवर्स डायरेक्शन में, तो मैं क्या कह सकता हूँ -25, पर उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा 25 MP हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, होपफुली ये क्लियर होगा सबको। तो यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो tan टू थीटा विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स 80 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 इंटू टाउ टाउ एक्स वाई हो जाएगा। तो टाउ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 25। यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ सिंपली, तो थीटा विल बी इक्वल टू 31.7 डिग्री। देखो फॉर आंसर तो हमें ये पता पड़ गया कि आंसर यहाँ पे क्लियरली कितना है, ऑप्शन सी है। तो दो चीजें जो इसमें मैं ध्यान रखने को बोलूंगा वो ये होगी, फर्स्ट तो एक इस फॉर्मूले का थोड़ा जो कंफ्यूजन हमेशा रहता है, वो दूसरे वो ध्यान रखना, वो फॉर्मूला होता है जब हम प्रिंसिपल प्लेन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो होता है 2 टाइम्स ऑफ टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू सॉरी 2 टाइम्स ऑफ टाउ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो ये हमें पता भी है कि प्रिंसिपल प्लेन और जो मैक्सिमम सी एस टेस्ट का प्लेन होता है वो दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। तो अगर मैं से थीटा एस बोलता हूँ तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -1 होना चाहिए, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1 होना चाहिए। ये थोड़ा मैथमेटिक्स का एरिया। इसे मोहर सर्कल के कंसेप्ट से हमने क्यों नहीं किया, तो देखो मोहर सर्कल ड्रॉ करने के लिए पहले हमें दो चीजें, या तो हमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, दैट इज सिग्मा 1 और सिग्मा 2 वी हैव टू कैलकुलेट। तो हमें क्या पहले वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या है मोहर सर्कल बना पाएंगे। या दूसरा तरीका ये है कि हमें क्या है कोऑर्डिनेट्स इस तरह से बनाने पड़ेंगे सर्कल के, जैसे सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई एक कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा, सिमिलरली एक और कोऑर्डिनेट मुझे बनाना पड़ेगा सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई का। तो दो कोऑर्डिनेट हमें बनेंगे, तो यहाँ से हमें क्या है डायमीटर निकालना पड़ेगा और डायमीटर से फिर जाके मोहर सर्कल बनेगा। तो वंस अगर मैं ये मान लेता हूँ कि मोहर सर्कल बन गया, उसकी कैलकुलेशन में दिखा नहीं रहा हूँ, इस तरह से कुछ मोहर सर्कल बनेगा, वो एक जो प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा वो नेगेटिव आएगा, सॉरी मतलब कॉम्प्रेसिव आएगा तो हमारे पास, तो इस तरह से मोहर सर्कल बनेगा। तो हमें क्या पता है इस प्लेन का ऐसे डायरेक्शन पता होगा कुछ, अब हमें क्या है ये निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये अगर मैं थीटा निकालूंगा तो अल्टीमेटली ये वाला एंगल भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, पर इतनी लंबी कैलकुलेशन करना सही नहीं, मतलब ज्यादा फिजिबल नहीं है वहां पे। ऑल्दो कर सकता है जिसको मोहर सर्कल में ज्यादा प्रैक्टिस हो गई वो यही यूज करता रहता है, तो वो ये यूज करेगा तो बेटर है। पर ये फॉर्मूला भी हम याद रखेंगे ताकि हम जल्दी से इसे यूज करके जल्दी से आंसर कैलकुलेट कर सकें। तो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। तो 2019 के भी हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।